हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फंडामेंटल केमिस्ट्री का क्लास थर्ड स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास थर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा, कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का बार बार कॉल आ रहा है कि सर 10, 11, 12 का क्लास कब से शुरू करेंगे। या आप भली बात समझें कि ये क्लास जो स्टार्ट की गई है फंडामेंटल केमिस्ट्री, यह 10, 11, 12 की ही क्लास है, क्योंकि आप चैप्टर वाइज जब हम शुरू करेंगे 10, 11 और 12 का, तुरंत ये 10 क्लास खत्म करने के बाद हम 10, 11 और 12 का अलग अलग चैप्टर वाइज सिलेबस के अनुसार क्लास हम शुरू कर देंगे। तो उसको समझने के लिए इस फंडामेंटल केमिस्ट्री अर्थात बेसिक नॉलेज का होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आप किसी भी क्लास के हो, आपको आपका सिलेबस और चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं जो भी फंडामेंटल केमिस्ट्री का क्लास आपके सामने दे रहा हूं उसको भली भांति देखिए, पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। जब तक आप कुछ देखिए, एक तो आपको जो आपने कोचिंग सेंटर पढ़ते थे या ट्यूशन पढ़ते थे, कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर आपको टाइम देना पड़ता है, काफी पैसे भी आपके खर्च होते हैं। ये सब तो फ्री में आपको मिल रहा है। थोड़ा सा आप एकाग्र चित्त होकर के और यह दिमाग में बैठा करके कि हमको पढ़ना है और ऐसे ही पढ़ना है, क्योंकि अभी जो महामारी आई है बहुत जल्दी अभी दुनिया से जाने वाली नहीं है। तो पढ़ने वाले विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, वे बैठे हुए नहीं है। आप भी प्रयास कीजिए कि हम क्लास करें और अच्छे से अच्छे ढंग से घर के रहते हुए हम अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी करें। तो चलिए आते हैं हम लोग फंडामेंटल केमिस्ट्री क्लास थर्ड का। आज का हमारा जो केमिस्ट्री का मुख्य मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ वह एटम पर होगा, परमाणु पर होगा। तो हम सबसे पहले परमाणु के बारे में आपको बताएंगे कुछ पॉइंट्स। देखिए परमाणु, ये परमाणु क्या होता है, परमाणु किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, जिसको इंग्लिश में हम लोग एटम के नाम से जानते हैं। तो परमाणु के बारे में थोड़ी सी बातें हम थोड़ा पॉइंट 5, 7, 10 पॉइंट्स लिखेंगे और इस पॉइंट के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि परमाणु क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि परमाणु जो है पदार्थ के तत्व का मौलिक कण है और यह अत्यंत सूक्ष्म कण है, जिसको नग्न आंखों या कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम स्टडी नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए विशेष प्रकार का माइक्रोस्कोप होता है, जिसकी चर्चा हम बोर्ड पर करने जा रहे हैं। क्योंकि आप इसका जब रेडियस देखिएगा या इसके न्यूक्लियस का रेडियस देखिएगा, इसमें इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में जानिएगा तो पता क्या चलेगा कि यह अति सूक्ष्म कण है, जिसको नग्न आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए परमाणु का सबसे पहले परमाणु की मुख्य पॉइंट, पहली पॉइंट हम लिखते हैं कि परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है। परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है। वैज्ञानिक डाल्टन को परमाणु का प्रणेता माना जाता है। वैज्ञानिक डाल्टन को परमाणु का प्रणेता इसलिए माना जाता है कि सबसे पहले दुनिया के सामने परमाणु या एटम के बारे में वैज्ञानिक डाल्टन साहब ने ही इसके बारे में स्पष्ट किया था पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। उसके पहले हमारे भारतीय ऋषि कर्नाड और कई दार्शनिक जैसे लक्रेशियस वगैरह भी परमाणु के बारे में बहुत कुछ कह चुके थे, लेकिन पूरी दुनिया के सामने सबसे पहले डाल्टन साहब ने परमाणु को लाया था, इसलिए डाल्टन को परमाणु का प्रणेता माना जाता है। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है।
अविभाज्य का अर्थ होता है कि अब इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात तत्व या पदार्थ का यह अंतिम कण है। वैज्ञानिक डाल्टन क्या कहा कि और छोटे कणों में इसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जब मॉडर्न इन्वेंशन हुआ, नई नई खोज हुए, तो पता क्या चला कि परमाणु को भी और छोटे छोटे कणों में डिवाइड किया जा सकता है। ये परमाणु और अति सूक्ष्म कणों से बने हुए होते हैं, जिन सूक्ष्म कणों को हम लोग परमाणु के कण, जिसमें कुछ 3 कण को परमाणु के मौलिक कण के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। परमाणु अविभाज्य कण है, अर्थात इसे विखंडित नहीं किया जा सकता। सारी बातें बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं होता है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, आप देखिए भी और सुनिए भी। परमाणु अविभाज्य कण है, किसने कहा? तो वैज्ञानिक डाल्टन ने कहा। वैज्ञानिक डाल्टन क्या कहा? परमाणु अविभाज्य कण है। परमाणु गोलाकार, गोलाकार का इंग्लिश होता है स्फेरिकल। कुछ विद्यार्थी हमारे जो इंग्लिश में पढ़ते हैं थोड़ा वर्ड और हम लिख देते हैं, समझते चलेंगे। परमाणु गोलाकार या वृत्ताकार, एक ही बात है, गोलाकार को है वृत्ताकार को। परमाणु गोलाकार या वृत्ताकार होते हैं। इस अक्षर में दिखाऊंगा इसका आपको। परमाणु, मैंने बताया कि परमाणु का अध्ययन जो है हम सूक्ष्म आंखों से, नेत्र आंखों से नहीं कर सकते या साधारण सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते। तो इस वर्ड को हम लिखेंगे परमाणु का अध्ययन नग्न आंखों या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं किया जा सकता। तो फिर कैसे इसके अध्ययन वैज्ञानिक करते हैं, कैसे इसको देखा जाता है, कैसे किसे यंत्र से देख करके इसका स्ट्रक्चर हमारे सामने आया? तो वह यंत्र क्या है? एक विशेष प्रकार की सूक्ष्मदर्शी है, जिसे हम लिखेंगे परमाणु का अध्ययन स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, एक विशेष प्रकार का माइक्रोस्कोप। शॉर्ट में इसको एचटी बोलते हैं। परमाणु का अध्ययन स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप द्वारा किया जाता है। इतना सूक्ष्म कण है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी इसको नहीं दिखा पाता। अब चलो इसके त्रिज्या को देख लेते हैं, व्यास को देख लेते हैं, तो पता क्या चल जाएगा आपको कि परमाणु कितना छोटा कण है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर
होता है। आप सोच सकते हो इतना छोटा कण को हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो ये परमाणु की मुख्य बातें हैं। परमाणु में उपस्थित परमाणु के दो भाग होते हैं जिसके बारे में आप भी लिखने जा रहे हैं। परमाणु के दो भाग कौन कौन है? कक्षा और नाभिक। तो इस तरह से नाभिक के त्रिज्या को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं और नाभिक की त्रिज्या को लिखने के बाद फिर आगे के पॉइंट्स हम बताएंगे। अगला पॉइंट, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या भी जानते चलिए। नाभिक की त्रिज्या (10⁻15 मीटर या -30 सेंटीमीटर होता है। इस तरह से परमाणु और नाभिक की त्रिज्या देखने से क्या पता चलता है कि परमाणु की अपेक्षा नाभिक का साइज जो है काफी छोटा होता है। और कितना गुना छोटा होता है अगले पॉइंट में मैं बता दूं। नाभिक परमाणु की तुलना में (10⁵) गुना छोटा होता है। आप समझ सकते हैं कि एक तो परमाणु ने सूक्ष्मतम कण और उसमें भी उसके पार्ट जो है नाभिक वो और छोटा कण और इनमें रहने वाले पार्टिकल्स जो वह कितने छोटे छोटे होंगे। तो इतने छोटे छोटे पार्ट्स को, इतने छोटे छोटे कणों को कैसे दिखाया जा सकता है, नग्नाकुश कैसे देखा जा सकता है। इसलिए इसको देखने के लिए हमने जो लिखा वो STM का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट मैं आपको परमाणु के भाग के बारे में लिखने जा रहा हूं। परमाणु के दो भाग होते हैं। परमाणु के दो भाग होते हैं जिसे नाभिक तथा कक्षा या सेल या ऊर्जा स्तर कहते हैं। कभी कभी विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कोई पूछ देता है कि बताओ परमाणु के कितने भाग होते हैं, तो हमारे विद्यार्थी बोल देते हैं कि परमाणु के 3 भाग होते हैं। पूछा जाता है कौन सा भाग, तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बच्चों हमेशा इस कंफ्यूजन को दूर कर लो कि परमाणु के ये 3 नाम जो मैंने बोला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये परमाणु के भाग नहीं, परमाणु के मौलिक कण हैं। परमाणु के भाग कौन कौन सा है? नाभिक तथा कक्षा, जिसको सेल या ऊर्जा स्तर, इंग्लिश में एनर्जी लेवल के नाम से भी पुकारते हैं। ऐसा क्यों पुकारते हैं? क्योंकि कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते, चक्कर लगाते रहते हैं। और चूंकि कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो है, प्रत्येक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अलग अलग होने के कारण इन्हें ऊर्जा स्तर के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये हुए परमाणु के 2 भाग। तो पहले भाग के बारे में मैं आपको बता दूं। पहला भाग क्या है? नाभिक, जिसको इंग्लिश में हमने लिखा न्यूक्लियस। मैं स्पष्ट लिख रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। न्यूक्लियस, नाभिक। न्यूक्लियस के बारे में
मैं बताऊं कि परमाणु चूंकि वृत्ताकार या गोलाकार होता है, तो परमाणु के केंद्र को हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। प्रत्येक परमाणु में केवल एक ही न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में स्वर्ण के पतले चादर पर अल्फा कणों का प्रहार करा करके किया था, जिसको रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये अल्फा कण के बारे में आपको जानते हैं। अल्फा कण क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाभिक के विखंडन के पश्चात निकलने वाला एक कण है। तो इस कण का प्रहार कराया और फिर नाभिक का पता लगाया, जिसके चर्चा आप नीचे क्लास में किए होंगे। ये 8 या 9 में पढ़े होंगे कि किस तरह से अल्फा कणों का प्रहार कराया स्वर्ण के पतले चादर पर। तो प्राय अल्फा कण सीधे रेखा में गमन करते हुए निकल गए थे, किंतु केंद्र के पास से जो अल्फा कण गुजरा वह वापस लौट गया। वापस लौटने का कारण दो था। एक तो वापस लौट गया या कुछ बड़े कोण बनाते हुए, बड़े एंगल बनाते हुए मुड़ गए थे। इसके दो कारण थे। पहला कारण यह था कि जो आवेश अल्फा कण पर होता है वही आवेश नाभिक पर होता है, और आप जानते हैं कि समान आवेशों के बीच में विकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। इसलिए नाभिक के निकट से जब अल्फा कण गुजरना शुरू किया तो नाभिक ने उसको विकर्षित कर दिया, अपने से दूर हटा दिया। ठीक। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि इस नाभिक में परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान होने के कारण चूंकि अल्फा कण भी एक द्रव्यमान युक्त कण है, आप सोच सकते हो कि जब एक द्रव्यमान युक्त कण दूसरे द्रव्यमान युक्त कण से टकराएंगे तो वह लौट जाएंगे। और यही बात हुआ कि नाभिक से जब टकराया अल्फा कण द्रव्यमान युक्त कण, तो फिर टकराने के बाद वह वापस हो गया। इसी आधार पर वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने नाभिक का पता लगाया, जिसके बारे में लिखने जा रहा हूं। सन 1911 ईस्वी में वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने स्वर्ण सोना होता है, गोल्ड होता है, स्वर्ण के पतले चादर पर कैसे लिखो? अल्फा कण के अल्फा कणों के प्रहार से नाभिक का पता लगाया। मैंने बता दिया था अभी कि जिस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने किया उस एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ी बहुत बात मैंने आपको बता दिया है, और उसको रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत के नाम से पुकारा गया था। चलिए आगे देखते हैं। नाभिक धनाविष्ट, धन आवेशित, पॉजिटिव चार्ज वाला। नाभिक धनाविष्ट होता है क्योंकि नाभिक में धन आवेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। वैसे तो नाभिक में न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन उदासीन कण है, तो नाभिक
प्रोटॉन के धनावेशित कण के कारण नाभिक धनावेशित होता है। तो ये हुआ नाभिक की कुछ बातें। अगला पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, तब तक गो टू। चलो बच्चों देखो, अगला पॉइंट नाभिक पर लिखने जा रहा हूं। नाभिक में परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, द्रव्यमान इज मास, संपूर्ण द्रव्यमान होता है। क्यों संपूर्ण द्रव्यमान होता है? क्योंकि नाभिक में द्रव्यमान युक्त कण द्रव्यमान युक्त कण प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। द्रव्यमान युक्त कण तीन कण है, मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को हम द्रव्यमान युक्त कण कहते हैं क्योंकि इसमें द्रव्यमान होता है। नाभिक में द्रव्यमान युक्त कण प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। यही कारण है कि नाभिक में परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है। टोटल द्रव्यमान होता है, बाकी भाग रिक्त या एम्प्टी या खाली होता है, जिसको वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने दिखाया था अपने अल्फा कणों के प्रहार के द्वारा। चलिए अगला पॉइंट मैं बता दूं आपको कि नाभिक में उपस्थित नाभिकीय कण को हम लोग नाभिकीय कण भी कहते हैं। नाभिक में उपस्थित इन दोनों कणों को नाभिकीय कण अर्थात न्यूक्लियर पार्टिकल्स कहते हैं। इस तरह से नाभिकीय कण क्या हुआ? तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हुआ। और नाभिक का एक और नाम दिया जाता है बच्चों, इस तरह से आपने क्या देखा? परमाणु का पहला भाग नाभिक। अब दूसरा भाग हम लिखने जा रहे हैं कक्षा, जिसको ऑर्बिट कहते हैं। इसका नाम मैंने बता दिया है, सेल, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर। तो एक ही नाम यहां पर दे रहे हैं, कक्षा। अब ये कक्षा क्या होता है? देखो, परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थित, माने वही वृत्ताकार भाग, परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थित वह पथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थित वह पथ जिस पर परमाणु का मौलिक इलेक्ट्रॉन कक्षा के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थित वह पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, कक्षा या सेल या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं।
तो इस तरह से हुआ आपकी कक्षा। अब इस कक्षा को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं? देखो, कक्षा को अंग्रेजी के अंक 1 2 3 4 या अंग्रेजी के बड़े अक्षर के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू द्वारा दर्शाते हैं। इसमें के कक्षा जो होगा वह नाभि के सबसे निकट होगा, इसलिए कक्षा के जो है प्रथम कक्षा के रूप में जाना जाता है। के को प्रथम कक्षा के रूप में जानते हैं। इस प्रकार आपको मैंने क्या बताया, परमाणु में वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कक्षा के रूप में जाना जाता है। कक्षा को अंग्रेजी के अंक 1 2 3 4 या के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू द्वारा दर्शाते हैं। कक्षा के को प्रथम कक्षा कहते हैं और इस कक्षा की संख्या कितनी होती है? तो इस कक्षा की संख्या प्रत्येक परमाणु में 1 या 1 से 7 तक होते हैं। परमाणु में कक्षा की संख्या 1 या 1 से 7 तक, 1 to 7 तक होते हैं। तो इस कक्षा की संख्या किस पर निर्भर करती है, इस बात को मैं आगे लिखते हुए और कुछ एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा कि कक्षा किस तरह से दिखाया जा सकता है। तो चलो बोर्ड मिटाने के बाद किया। तो जो अभी परमाणु में कक्षा की संख्या को कैसे ज्ञात किया जाएगा, आप उदाहरण के द्वारा देखोगे कि किस परमाणु में, किस तत्व के परमाणु में कितने कक्षा होते हैं या किस पर निर्भर करता है, तो उस परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में मैं जब आपको परमाणु संख्या पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, वह उसकी परमाणु संख्या से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं कि परमाणु में कक्षा की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। निरंतर आप क्लास करते रहोगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। अब चलो कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं हाइड्रोजन का। संकेत तो आप पढ़े होंगे 9th के क्लास में, यदि क्लास में नहीं पढ़े हैं तो हम संकेत कुछ लिखाएंगे आपको, कुछ एलिमेंट्स का संकेत कम से कम 10 के विद्यार्थी को 1 से लेकर 3 तक आगे के विद्यार्थी को आगे का संकेत याद रखना चाहिए। हाइड्रोजन का संकेत H होता है और परमाणु संख्या इसकी 1 है, अर्थात जितनी परमाणु संख्या उतने इलेक्ट्रॉन। अब इसके कक्षा को कैसे दिखाएंगे देखिए। नाभिक धनाविष्ट, ये नाभिक हो गया, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन को हमने दिखा दिया। तो इस तरह से बन गया हमारा हाइड्रोजन का परमाणु। ये हो गया तुम्हारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ये कक्षा और ये आप तो जानते हैं कि न्यूक्लियस है, तो ये इस तरह से ये बन गया। तो इसमें कक्षा की संख्या कितनी है आप देख रहे हो, 1 तो है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो।
दूसरा एलिमेंट समझ रहे हैं लिथियम, Li3। इसको दिखाते हैं हम कितनी कक्षाएं इसमें होगी। समझ गए होंगे कि इसमें दो कक्षाएं हैं। इन दो कक्षाओं में इस कक्षा को क्या कहेंगे, कक्षा के और कक्षा ए, और इसमें केवल कक्षा के ही है। तो के ए को हम उदाहरण के संदर्भ में समझा देते हैं, ऐसे कुछ नहीं बताना पड़ेगा। इस तरह से हमारा बन गया के एल। इस प्रकार इसमें कितनी दो कक्षाएं होंगी। दो कक्षा में पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिसकी चर्चा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे, और दूसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। किसमें दो, किसमें एक, किसमें 8, 6, ये अगले क्लास में आपको वाली बातें समझ में आ जाएगी। एक और एग्जांपल दिखा दूं मैं, और उस एग्जांपल में दिखाऊंगा कक्षा की संख्या नाइट्रियम। नाइट्रियम का नाम सुना होगा, जिसे सोडियम के नाम से पुकारते हो। इस सोडियम का संकेत क्या होता है, तो Na होता है, और इसकी परमाणु संख्या 11 है। कितनी कक्षाएं होंगी इसमें देखते हैं। आप ही बोलोगे कितनी कक्षा है, मैं बना दिया कक्षा, तुम बोलोगे। थोड़ा सा गोल होने से तो हो जा रहा है भैया, देखना गोल बनाना है बिल्कुल। बोलो बच्चों कितनी कक्षा बनाया मैंने, बोलो 3 कक्षा बनाया, सही बोला है। पहली कक्षा के, दूसरी कक्षा एल, तीसरी कक्षा ए। प्रत्येक में पहली कक्षा के कोई दिखा रहा है ना, तो पहली कक्षा के। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग रखते हैं 8। अभी मत पूछ रहे हैं कि 8 कैसे रखे सर, हम खुद बताएंगे आपको अगले क्लास में, घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखते चलो क्लास, हर क्लास को देखते चलो, समझ में आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा सूत्र है, और ये हो गया 1। तो 8 11 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 1 11 इलेक्ट्रॉन को हमने दिखा दिया। इस तरह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कक्षा की संख्या भी बढ़ता है, लेकिन 1 से लेकर 7 तक ही होंगे, 7 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। आगे हम आपको अब दिखाएंगे परमाणु के कण तथा परमाणु के मौलिक कण। तो चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं परमाणु के कण तथा मौलिक कण। चलो बच्चों हम लोग देखते हैं परमाणु के कण। अब हम लोग परमाणु के कण देख रहे हैं, परमाणु के मौलिक कण नहीं, परमाणु के कण। पार्टिकल्स ऑफ एटम, परमाणु के कण। देखो वैज्ञानिकों के मतानुसार परमाणु में लगभग 27 से 31 तक कण होते हैं। कितने कण होते हैं, ये मैं नहीं, वैज्ञानिकों का मत है। परमाणु में 27 से 31 तक कण हो सकते हैं। पहले बात था 27, लेकिन फिर बढ़ करके 31 हो गया, बोसोन वगैरह आ गया। जो अभी पूर्व में रिसर्च हुआ था, बहुत बड़ा रिसर्च था, बहुत बड़ा लैब बना था, उसमें गॉड पार्टिकल जिसको कहते हैं वो सब आया, तो 27 से बढ़कर 31 तक हो गया है। तो इस तरह हम लोग बोलते हैं कि परमाणु में 27 से 31 तक कण हो सकते हैं। ये कौन कौन से कण हैं, कुछ मुख्य कणों का मैं नाम रखूंगा, सबका नहीं रखूंगा, आपको सबको पढ़ना भी नहीं है, फंडामेंटल पार्टिकल्स को केवल पढ़ना है, लेकिन मैं कुछ कणों के बारे में आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट कण है। ये कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन,
बोसॉन मेसॉन इलेक्ट्रॉन और भी है इत्यादि हम कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन इत्यादि मैंने साफ साफ आपको लिखा है, अंडरलाइन कर दे ताकि तुम साफ साफ इसको देख सको। मैं कैपिटल लेटर जिसको इसलिए लिखा हूं बच्चों कि तुम कुछ तो याद रखो। इसी को गॉड पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं, बोसॉन को। तो ये हमारे कण हैं जो किसी भी परमाणु में हो सकते हैं, लेकिन सारे कण सभी परमाणु में नहीं हो सकते। इसमें 3 कण जिसको मौलिक कण के नाम से हम लोग जानते हैं वो सभी परमाणु में होते हैं। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं परमाणु के मौलिक कण। तो बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ कण का नाम लिखा आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, बोसॉन, मेसॉन तथा यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इत्यादि। अब हम चलते हैं देखते हैं परमाणु के मौलिक कण। और परमाणु का मौलिक कण जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो फंडामेंटल पार्टिकल फर्स्ट हमारा कौन सा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन हुआ। संक्षेप में कुछ बातें मैं आज बता दूं आपको, और इसे बताने के बाद मैं यहीं इस क्लास को खत्म करूंगा और फिर अगले एपिसोड को शुरू करूंगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षा में उपस्थित कक्षा में चक्कर लगाते हुए, परमाणु के कक्षा में चक्कर लगाते ऋण आवेशित कण को इलेक्ट्रॉन कैसे संकेत देते हैं इसका, मैं इस पोस्ट में लिख देता हूं संकेत इसका E-10 इलेक्ट्रॉन। संकेताक्षर मैंने पोस्ट में लिख दिया है, आप देख लोगे। दूसरा है हमारा प्रोटॉन, बच्चों परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, परमाणु के कक्षा में चक्कर लगाते ऋण आवेशित कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब आप सोच सकते हो जब कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो बाकी 2 मौलिक कण तो कभी कक्षा में रह ही नहीं सकते, और नहीं रह सकते तो फिर परमाणु का दूसरा भाग आपका बचता है नाभिक। तो आप सोच सकते हैं कि परमाणु का ये दोनों मौलिक कण मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होंगे, तो नाभिक में होंगे, क्योंकि चक्कर लगाते हुए पथ पर किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन नहीं रहने देगा। तो प्रोटॉन कहां होते हैं, तो प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेशित कण को प्रोटॉन कैसे इंडिकेट करेंगे, P+1 आवेश, इकाई आवेश -+1 होता है और द्रव्यमान इसका सापेक्ष रिलेटिव मास होता है वह 1 होता है, इसलिए हम लोग इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, P से, स्मॉल p परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेशित, सॉरी यहाँ कण छूट गया बच्चों,
कण को प्रोटॉन कहते हैं। और तीसरा कण हमारा क्या है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बारे में समझ लो, एक ऋण आवेशित हुआ, दूसरा धन आवेशित हुआ, तो तुम अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाओ और मुझे बताओ कि तीसरा कण क्या होगा। एक ऋण आवेशित, एक धन आवेशित, तो दूसरा क्या होगा? बिना किसी आवेश के, आवेशहीन कण होगा। तो न्यूट्रॉन क्या है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित ऋण आवेशहीन, आवेशहीन, कोई आवेश नहीं, आवेशहीन कण को न्यूट्रॉन। कैसे इंडिकेट करेंगे? जब आवेश नहीं है, अगर जीरो और द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान बराबर। न्यूट्रॉन क्या है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित आवेशहीन कण को न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन को कैसे इंडिकेट किया? स्मॉल n 0 1 के द्वारा। इस तरह से तीनों का संकेत आप याद रखोगे, E P N। ये तीन मौलिक कण हैं और ये तीनों मौलिक कणों से परमाणु का दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बनता है और वह है परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या के साथ ही मैं इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊंगा कक्षा में और बहुत आसान तरीका से बताऊंगा। एक बार आप उसको देख लोगे तो किसी भी तत्व, चाहे से परमाणु संख्या 1 हो वह 118 हो, 118 हो, आप आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर देगो। तो आज इतना ही हम रहने देते हैं। थैंक यू।